तो जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर और आप हैं डिफेंस टॉक के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एसएसबी के की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जुड़ा हुआ है पार्टिसिपेशन से। ठीक है, इस टॉपिक को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। या फिर आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज कि पार्टिसिपेशन इज अ की टू लीडरशिप। अगर लीडर बनना है तो पार्टिसिपेट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये कंसेप्ट क्या कहता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये कंसेप्ट सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप एनडीए वाले एंट्री देने जा रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री देने जा रहे हैं। मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, क्लास 7th ऑनवर्ड्स, मतलब मेरे बारे में अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्लास 6-7 ऑनवर्ड्स जो है एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले तो क्या होता था कि भाई जो भी टीचर्स करवा रहे हैं या फिर जो भी कुछ हो रहा है स्कूल में वो सब हम कर लेते थे। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस खुद के बारे में क्लास 7th ऑनवर्ड्स जो है मेरी तो स्टार्ट हुई। और मेरा मानना है कि उस टाइम के जितने भी बच्चे थे तक उनमें सब में तकरीबन इसी टाइम पे हुई। हो सकता है कि अभी के जो बच्चे हैं उनमें क्लास 5th या 4th में स्टार्ट हो जाती हो, लेकिन मेरे साथ उस टाइम पे ऐसा हुआ। ठीक है, मतलब कि मुझे ये रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि मेरे इंटरेस्ट किस तरफ है ना, मेरी हॉबीज जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। उनके बारे में मुझे पता चला कौन कौन सी चीज़ों में मैं अच्छा हूँ। ठीक है, मैंने धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। वो करिकुलर एक्टिविटीज या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो रहती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। लाइक इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया जब स्कूल में था। इंट्रा हाउस यानी कि जो हाउस के अंदर ही कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें भी किया। स्टेज पे जाके बहुत सारी चीज़ों में परफॉर्म करना स्टार्ट किया, लाइक पोएम रेसिटेशन हो गया, जीके क्विज़ेस हो गई, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एंड देन फिर क्लास 9th में मुझे बनाया गया, मतलब क्लास 8 के एंड में एपीएस ग्वालियर में मुझे टैगोर हाउस का वाइस कैप्टन बनाया गया। ठीक है, एकेडमिक्स और बाकी जो भी एक्टिविटीज थी उनकी वजह से। तो जब क्लास 9th में मैं टैगोर हाउस का वाइस कैप्टन बना तो मेरी ये सारी एक्टिविटीज और ज्यादा इनहेंस्ड हो गई, है ना। मतलब मेरी सेल्फ अवेयरनेस चीजों के बारे में और एक अलग लेवल पे चली गई। ठीक, तो ये बेसिकली स्टार्टिंग थी कि भाई हम लोग ये मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसमें दूसरा सिनेरियो आता है कि हमें इस सब से मिलता है क्या, ये सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, इंटरेस्ट के बारे में पता चल रहा है, हॉबीज के बारे में पता चल रहा है, एंड स्पोर्ट्स के बारे में पता चल रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पता चल रहा है। इन सब से होता क्या है, क्या चीजें जनरेट होती हैं इनसे, है ना। मतलब कि ये हम स्कूल लेवल पे तो करते ही करते हैं, और एनडीए वालों के लिए स्कूल लेवल पे बहुत, स्कूल लेवल पर ही आ जाता है। अगर आप स्कूल में हेड स्पोर्ट्स की कैप्टन रहे हो, हेड बॉय रहे हो, हाउस कैप्टन रहे हो, तो काफी अच्छी अचीवमेंट में माना जाता है ना। फिर पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि POR होती है ये, तो ये काफी बढ़िया मानी जाती हैं। तो एनडीए वाले कैंडिडेट्स के लिए तो स्कूल लेवल पे ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और फिर जो बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं वहां पर भी भाई हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, CR बनाया जाता है, अलग अलग तरह के क्लब्स, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में आप लोग शामिल होते हैं, है ना। इंटर ब्रांच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप बाहर जाते हैं, कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए, कहीं किसी और चीज में हिस्सा लेने के लिए गए, तो ये सब आपका पार्टिसिपेशन के अंदर ही आता है। अब क्यों जरूरी है ये, क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई देखो ये है हमारा PIQ फॉर्म। हमारे PIQ फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कौन सा गेम्स या स्पोर्ट्स आपने खेला। 11th कॉलम में जाएंगे तो पार्टिसिपेशन पूछा गया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। ये सब आपका पार्टिसिपेशन से जुड़ा हुआ है कि भाई आपने कब कौन सा स्पोर्ट्स खेला। फॉर एग्जाम्पल आपने वॉलीबॉल खेला, ठीक है, और उसकी अवधि क्या थी, ड्यूरेशन क्या थी, 2008 से लेके 2009 तक। भाई इसमें आपने किसको रिप्रेजेंट किया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं भाई अपने हाउस को रिप्रेजेंट किया। भाई मैंने तो हाउस को ही किया था। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट क्या थी, भाई रनर अप थे, जीते या फिर क्या हुआ, वो सब आपने वहां पर मेंशन कर दिया कि भाई विनर थे या फिर गोल्ड मेडल मिला। तो ऐसी जो भी चीजें हैं ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रही है कि भाई आपने क्या क्या किया है, उन सब के बारे में बता रही है। साइकोलॉजिस्ट को और इंटरव्यूअर को दोनों को इसके बारे में काफी अच्छा आइडिया लग जाता है। फिर उसके बाद आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में कॉलम बी में पूछा गया, तो आपने अपने हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में लिख दिया कि आपको स्केचिंग करना पसंद है, आपको पोएम्स लिखना पसंद है, या फिर जो भी आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट है वो आपने लिख दिया। एंड देन उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पूछा जाता है, तो फिर आपने एक्टिविटी ग्रुप के नाम पे बता दिया कि यू वर द
वाइस कैप्टन, या फिर या चाहिए तो यहाँ आ जाएगा कि भाई उत्तरदायित्व का पद, यानी कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप या बाकी फील्ड्स में पीओ और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या ली, तो भाई वाइस कैप्टन थे आप हाउस के, फिर उसके बाद में आप कैप्टन बने हाउस के, आप हेड बॉय थे, स्पोर्ट्स कैप्टन थे, ये सब आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, एक्टिविटीज में आप कोई भी पर्टिकुलर चीज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फलानी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, फलानी किसी और चीज में पार्टिसिपेट किया, कोई ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इन सब के बारे में आप लिख सकते हो, और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है वो आ जाती है। यानी कि आपका 11th जो आपका टेबल आ जाता है उसका ABCD, ये सब आपका जुड़ा रहता है पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। तो पार्टिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है SSB के पॉइंट ऑफ से भी, और आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ ही जाता है। मतलब कि इसका एक अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बहुत तरीके से एसेस किया जा रहा है इन चारों सेक्शंस के जरिए। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब भी आप किसी भी इवेंट में लीड कर रहे हैं, आप किसी भी इवेंट को लीड कर रहे हैं, तो फिर आप एक पोजीशन अपनी एस्टेब्लिश कर ले रहे हैं। किस तरह की पोजीशन एस्टेब्लिश हो रही है? ये पोजीशन आपकी लीडरशिप वाली पोजीशन होती है। आपने खुद को एक लीडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया है ना? कोई इवेंट है, आप उसको लीड कर रहे हैं, सब लोग आपकी बात मान रहे हैं, आप जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो वहां पर एक्सक्यूट की जा रही है, तो आप एक लीडरशिप वाली पोजीशन में खुद को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट अगर आप लीड कर रहे हैं तो वो बिना किसी को इन्फ्लुएंस किए तो आप लीड कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि भाई रैंडमली आपको पकड़ा दिया गया, वो बहुत रेयरली होता है। आपको वो इवेंट दिया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो फिर आप एक लीडर के तौर पे ऑलरेडी थोड़े बहुत एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बस आपको उसको इनहेंस करना है ना? अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें फर्दर चीजें क्या होती है कि नॉर्मली स्कूल 9th 10th लेवल 12th कॉलेज के लेवल पे भी हम जनरली अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में नहीं जानते। ठीक है, हम अपनी स्किल्स के बारे में भी हम अवेयर नहीं होते बिल्कुल भी। कब तक नहीं होते? जब तक कि हम एक्सपोज नहीं होते उनसे, यानी कि हम उनके साथ टच में नहीं आते। आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्केचिंग अच्छी कर सकते हो जब तक आप स्केचिंग ना कर? आपको कैसे अच्छा पता चलेगा कि आप डांस कर सकते हो फिर गा सकते हो जब तक आप वो स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म ना करो, है ना? तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई ये स्किल्स में अच्छा हूँ मैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, इससे मैं लोगों को इम्प्रेस कर सकता हूँ, लोग मुझसे इम्प्रेस होते हैं, मुझे एक लीडरशिप वाली पोजीशन में लोग देखते हैं, है ना? तो आपको करना क्या होता है कि दिमाग माइंडसेट ऐसा बनाना है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको करनी है। अनएक्सपेक्टेड चीजें आप करोगे तो इससे आपको अवेयरनेस मिलेगी, यानी कि इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज अच्छी कर सकते हो, किस चीज में आप बहुत ज्यादा बढ़िया हो। ये सब बाद में आपको पता चलता है कि भाई इसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, है ना? यानी कि देखो अगर हम किसी चीज में बुरे भी होते हैं, हमें कोई चीज अच्छे से परफॉर्म नहीं आती, हम डांस करने गए भाई नहीं कर पाए, हम गाने गए हम नहीं गा पाए, या फिर हमने कुछ भी करने की कोशिश की और हम वो नहीं कर पाए। पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, भी स्टेज पे खड़े हैं, आपको शर्म आ रही है, नर्वस हो चुके हैं, एंशियस हो चुके हैं, एंग्जाइटी हाई लेवल पर है, फिर आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो एक गलत डिसीजन था स्टेज पे आना, उसके बाद भी लोग हो सकता है आप पे हंसे और हंसेंगे भाई, इट्स ऑल राइट, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन जब तक यू वांट टू शेड योर शेम तब तक ग्लोरी नहीं मिलेगी। देखो हमें ना वो एक पॉइंट को क्रॉस करना पड़ता है, ये जो एक थिन लाइन होती है ना? ये थिन लाइन हमारी करेज और हमारी शेम के बीच की होती है। इस लाइन को अगर आप क्रॉस कर दोगे तो आप करेज वाला पॉइंट को टच कर लोगे। शर्म को त्याग देना है, शर्म को त्याग दोगे तो फिर अब आपके कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हम झिझकते इसीलिए हैं क्योंकि हमें शर्म होती है कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे हमसे, है ना? और जब लोग हमारे पर घर भी मतलब हंस भी रहे हैं, तो भी आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया है ना, आपने ट्राई किया है। तो कोई भी इवेंट आपके स्कूल में हो रहा हो, कॉलेज में हो रहा हो, घर के आसपास भी हो रहा हो, आपको करना क्या है? आपको जाना है, आपको स्टेप अप करना है, यानी कि आपको लेना है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव तो भाई हमारा एक OLQ आ गया, है ना? आपको इनिशिएटिव लेना है। इनिशिएटिव लेना जो है वो यहीं से आएगा कि भाई इनिशिएटिव आप किस तरीके से ले रहे हैं, है ना? तो आपने एक इनिशिएटिव ले लिया, आपने स्टेप अप किया है, और इसके बाद में आप जब पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो होती है इवॉल्व बहुत बढ़िया तरीके से होती है। ठीक है, मतलब कि आपके अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव आ चुका है कि आप चीजों के लिए वॉलंटियर करना स्टार्ट कर देते हो खुद से।
आप सामने वाले बंदे का हाथ उठते हुए देखना नहीं चाह रहे कि भाई सामने वाले बंदे का हाथ उठेगा उसके बाद में पार्टिसिपेट करोगे, नहीं, वो तो दूसरों से इन्फ्लुएंस होने वाली बात हो गई ना। आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो? आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो खुद से इनिशिएटिव लेने के बाद। लोग आपको देख रहे हैं कि इस बंदे ने वॉलेंटियर किया है, तो फिर अब हम भी करेंगे। और जो सबसे पहले वॉलेंटियर करता है, बिलीव मी, वो एक लीडरशिप पोजीशन में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि भाई ये बंदा लीडर है, इसने करेज दिखाया है सबसे पहले इस चीज को करने का। बाकी जो लोग आपके पीछे हाथ खड़े कर रहे हैं वो तो इस चीज का वेट कर रहे थे कि कोई एक सर्टेन बंदा हाथ खड़ा करेगा, फिर उसके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, है ना। तो वो इंजन आपको बनना है, वो लीडरशिप वाली पोजीशन आप लोगों को क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, इस्टेब्लिश करनी है। यानी कि अननोन में स्टेप करने की करेज आपकी है। इसको आप फौज के प्रिंसिपल से भी ले सकते हैं। भाई आपकी प्लाटून खड़ी है पूरी, सब बंदे खड़े हैं, सामने कहीं जाना है, कुछ क्रॉस करना है, लोग झिझक रहे हैं, खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन कैप्टन साहब तभी एकदम से सामने आए और बोले कि भाई ये तो काम मैं करूंगा, मैं प्लाटून कमांडर हूँ, या मैं कंपनी कमांडर हूँ, मेजर साहब आगे आ गए, ठीक है, मैं कंपनी कमांडर हूँ, मैं सबसे पहले ये करूंगा। जीटीए में भी क्या होता है, जब ब्रिज बनाए जाते हैं तो फिर कमांड टास्क के दौरान आपने ब्रिज बनाया, तो आप अपने सबऑर्डिनेट को थोड़ी बोलते हैं पहले क्रॉस करने के लिए, आप उस ब्रिज की स्ट्रेंथ को खुद ही टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यू आर श्योर कि आपने ब्रिज अच्छे से बनाया है। तो यहाँ पर भी अननोन में स्टेप करने का जो करेज है, अननोन के लिए इनिशिएटिव लेने का करेज जो है, वो आपका लीडर का आ जाता है। ठीक है, वो बताता है कि भाई आप क्या बोलते हैं, श्योर हैं, आप इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा श्योर है। प्लस इसमें क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फियर ऑफ जो रिजेक्शन है वो आपके दिमाग से हट जाता है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं, है ना, तो फिर इमेज कॉन्शियस होने के बाद भी आप मतलब इमेज कॉन्शियस फिर आप ज्यादा नहीं रह जाते। अब इमेज कॉन्शियस होने की क्या रिपरकशंस आ जाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला तो सोशल स्टिग्मा डेवलप हो जाता है। यानी कि सोसाइटी में कोई चार लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर आपके दिमाग में जो रहता है, वो धीरे धीरे हट जाता है अगर आप ज्यादा इमेज कॉन्शियस नहीं रहते। आपने घर पे देसी साइकिल उठाना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने शर्म को त्याग दिया, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है। तो आप किसी भी चीज को ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और एक सर्टेन पॉइंट बाद आप उसको अचीव कर लेंगे। अदरवाइज सोशल स्टिग्मा रहेगा ना, तो आप लोगों को ये भी नहीं बताएंगे कि आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हुआ, या फिर आप एसएसबी गए हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, स्क्रीन आउट हो गए, आपको शर्म आएगी लोगों को बताने में। लेकिन अगर सोशल स्टिग्मा या इमेज कॉन्शियसनेस आपके अंदर नहीं है बहुत ज्यादा, तो फिर आप प्राउडली बताएंगे कि भाई मैंने तो एसएसबी देने गया था, मैंने एनडीए या सीडीएस जो रिटन एग्जाम है मैंने वो निकाला, एंड नाउ मैं एसएसबी देने गया हूँ। हाँ, मैं फर्स्ट स्टेज में आउट हो गया हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कॉन्फ्रेंस इन होऊंगा, या फिर नेक्स्ट टाइम मैं रिकमेंड होऊंगा। इस तरह की चीज, कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर बिल्ड करेंगे। और ये चीज जनरली अपोजिट सेक्स के साथ बात करने में भी आ जाती है। अगर आप ऑल बॉयज स्कूल से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ऑल गर्ल्स स्कूल से बिलोंग करते हैं, वो एड स्कूल में होने के बाद हमारी तरह अगर आपके गर्ल्स के सेक्शन अलग हैं, बॉयज के सेक्शंस अलग हैं, तो इंटरेक्शन में आती है दिक्कत। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे सीनियर्स ने एपीएस ग्वालियर में इतने कांड किए थे कि 9th क्लास ऑनवर्ड्स हमारे तो सेक्शन ही अलग कर दिए गए थे। ठीक है, तो आपके अंदर क्या होता है, अपोजिट सेक्स को लेके एक मिथ्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपने इंटरेक्शन ज्यादा उनके साथ नहीं किया होता, बात करने में बड़ी दिक्कत आती है ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज है भाई, आप अपोजिट सेक्स के साथ किस तरह से डील करते हैं, उनको कोई आसमान से उतरा हुआ इंसान मतलब नहीं समझते हैं आप उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई मुझे इस लड़की को इम्प्रेस करना है, इस लड़की को इम्प्रेस करना है, आप सिंपल सी बात सोचेंगे कि भाई ये भी एक नॉर्मल सा बंदा है, बंदी है, ठीक है, और मुझे इसके साथ वैसे ही डील करना है जैसे मैं अपने सेक्स वाले बंदों के साथ में, बंदियों के साथ में करती हूँ, है ना। ये चीज आ जाएगी कि भाई, तो ये हो जाता है। प्लस आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है वो अच्छी हो जाएंगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टेज का फियर बहुत सारे लोगों में होता है, मेरे अंदर भी था स्टार्टिंग में। एक बार मुझे याद है, 3rd क्लास की या 4th क्लास की बात है, मैंने नीना मैम की, शायद नीना मैम थी, नीना मैम आर्मी स्कूल की बात है, वो आई मेरी क्लास में, वो 3rd बी की क्लास टीचर थी और मैं 3rd ए में था। तो वो क्लास में आई और उन्होंने बोला कि भाई कौन कौन जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो फिर मैंने हाथ खड़ा कर दिया बस अंदाज में, मुझे एक टॉपिक दिया गया, उस टॉपिक के बारे में मुझे पोएम पता ही नहीं चली, ठीक है, ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। और अगले दिन या फिर जब भी कंपटीशन था, मैं उस दिन गया ही नहीं, स्कूल डर के मारे गया ही नहीं कि भाई मेरा नाम बुलाया जाएगा, नाम बुलाने के बाद में मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे पोएम तो आती नहीं, तो फिर मैं कौन सी पोएम बोलूंगा, तो फिर मैं गया नहीं। ठीक है,
बाद में मेरी क्लास में एक लड़का बोलता है यार तूने तो नाक कटा दी पूरी क्लास की। ये थर्ड या फोर्थ क्लास की बात है। तो भाई ये पहली बात थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब सिक्स सेवन क्लास के आसपास पहुंचे, तब धीरे धीरे करके चीजों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। गजेंद्र गौर सर थे, उन्होंने सबसे पहली बार एक पोयम थी दुष्यंत कुमार की, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, तो उनका उसका रेसिटेशन जो है उन्होंने मुझे सिखाया। हालांकि मुझे वो वीर रस में करनी चाहिए थी, मैंने थोड़ा ज्यादा पोएटिक कर दिया था, वो गलत था, बट इट्स ऑल राइट, बढ़िया था। मतलब फिर मैंने, मेरे जो स्टेज फियर है ना वो कम हुआ। फिर उसके बाद और भी पोएम रेसिटेशंस हैं, वो सब की स्टेज पे जाके न्यूज बोलना जो स्कूल्स में होता था, क्विज़िस वगैरह में पार्टिसिपेट करना, थॉट ऑफ द डे बोलना, प्लेज जो है वो करवाना, क्योंकि आवाज बहुत अच्छी थी तो फिर कमांड देना, है ना, वो सब चीजें जो है वो स्टेज पे जाके करने लगा। फिर वो फियर जो है वो धीरे धीरे करके गायब हो गया। और जब मैं क्लास नाइन्थ में वाइस हाउस कैप्टन बन गया, तो भाई वो बिल्कुल ही चला गया, क्योंकि तब क्या होता था कि मेरे जो हाउस मास्टर थे हर्ष बजाज सर, बहुत बढ़िया आदमी थे यार, हैं अभी भी, ठीक है। तो वो मुझे बुलाते थे जीरो पीरियड में, इंटरेक्शन होता था कि भाई कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं, टीम्स प्रिपेयर करनी है, ये करना है वो करना है। तो क्लास टू क्लास जाना, अपोजिट सेक्स के साथ भी डील करना, सेम सेक्स के साथ भी डील करना, टीचर्स के साथ डील करना, प्रिंसिपल मैम आ रही है उनके साथ भी, इधर भी उधर भी, इवेंट वगैरह हो रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ करना, एडवेंचर रेस हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो पर्सनैलिटी काफी ज्यादा इवॉल्व हो गई, यानी कि किसी से बात करने में कोई शर्म नहीं लगने लगी कि भाई बात करने में कोई शर्म आ रही है ना। तो ये चीज हो गई कि मतलब वाइस हाउस कैप्टन बनने के बाद में काफी ज्यादा पर्सनैलिटी इवॉल्व होके आई। अब नाइन्थ क्लास में क्या हुआ कि एक चीज थी कि भाई हमारा सेक्शन अलग हो गया था। तो हमारा सेक्शन जब अलग हो गया था, तो जब भी हमारी सेक्शन में से, मतलब हमारा बी सेक्शन था, नाइन्थ बी और नाइन्थ सी और नाइन्थ ए जो था वो लड़कियों वाला था, और एक नाइन्थ डी भी था मेरे ख्याल से। तो फिर जब भी नाइन्थ ए से कोई भी लड़की बी में आ रही है, सी में आ रही है, डी में आ रही है, तो बच्चे शोर मचाते थे। और हमारी क्लास से कोई भी लड़का इन नाइन्थ ए में जाने के लिए तैयार नहीं रहता था, क्योंकि भाई लड़कियों वाली क्लास से शर्म आती थी। तो हमारी क्लास से राणा साहब जाते थे, ठीक है, राणा साहब भी मेजर हैं, जैक में है मेरे ख्याल से। तो वो जाते थे और राणा साहब के बहुत मजे लेते थे। लेकिन भाई राणा साहब जो है उन्होंने 11th क्लास से एनडी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। वो हाउस कैप्टन तो थे भाई इस टाइम पे, आजाद का था मेरे ख्याल से, आजाद हाउस का कैप्टन था, वाइस हाउस कैप्टन था उस टाइम पे। फिर मैंने एपीएस छोड़ दिया उस टाइम पे, हाउस कैप्टन भी बना 11th क्लास में। एंड आफ्टर दैट क्या बोलते हैं वो हेड बॉय भी बना, ठीक है। ऑफर हम लोगों को भी था भाई कि भाई चलो बच जाओ हाउस कैप्टन, बट हमने कहा नहीं मैम हम तो केबी में जाएंगे। तो मैंने केबी 3 में स्विच कर लिया था, अच्छा खासा मौका था वहाँ हाउस कैप्टन बनने का, वो छोड़ दिया। तो उस टाइम पे राणा साहब बन गए, राणा साहब हेड बॉय भी बने, और राणा साहब ने फिर बाद में एनडीए भी निकाला। राणा साहब के बहुत मजे लेते थे, उनके निकनेम रखे हुए थे काफी ज्यादा। लेकिन राणा साहब में शर्म नहीं थी, झिझक नहीं थी बिल्कुल भी, और वो खुले मन से जाते थे, सारा काम करते थे। चाहे 9th ए से उनको जाके डस्टर उठाना हो, चाहे चौक लेनी हो, चाहे कोई नोट्स लेके आने हो, वो चिल होके करते थे, ठीक है। और हम लोग मजे लेते थे। तो उनकी पर्सनैलिटी जो है उस मामले में इवॉल्व होके सामने निकल के आई। तो इन सब का एसएसबी में क्या फर्क पड़ता है, एसएसबी में क्या फायदा होता है? तो देखो भाई, जब हम जीडीओ में जाते हैं तो हमें क्या चीज रोकती है आइडिया देने से, सजेशन देने से? वो रहती है हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि हम कोई भी आइडिया देने से क्या करते हैं, खुद को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम है बहुत ज्यादा डाउटफुल, हमें डाउट है अपने आइडिया पे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है खुद में, और हमारी क्या है, हमारे पास इतनी करेज नहीं है कि हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करें, है ना। 7-8 बंदे हैं ग्रुप में, एक बंदे ने बोल दिया कि भाई ये चीज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, अब आपको डाउट है कि भाई आपका आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी इस तरीके से पब्लिक में इंटरेक्ट ही नहीं किया है, आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, आपने किसी इवेंट में लीड ही नहीं किया है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा? आप हमेशा डाउट में रहते हैं कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर ये आइडिया गलत निकला तो मेरी टीम मेंबर्स मुझ पर हंसेंगे या फिर मुझसे गुस्सा, ये चीज रहेगी। तो ये आपको आइडिया प्रोजेक्ट करने से रोकती है। और आइडिया प्रोजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरे पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी के साथ साथ कमांड टास्क में। आप 2 टास्क ले लीजिए, फुल ग्रुप टास्क है, सॉरी आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, ये हो गया, और प्लस कमांड टास्क। ये कंफर्मेटरी टास्क होते हैं, ये कंफर्म करते हैं आपकी लीडरशिप की पोजीशन को। इसमें आइडिया देना और उसको एक्सिक्यूट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जीटीओ को पता होना चाहिए कि आइडिया आपने दिया है या फिर इसका एग्जीक्यूशन जो है वो आप करवा रहे हैं, है ना। सिमिलरली अगर आप एक यंग ऑफिसर को देखेंगे, वाईओ को देखेंगे, तो वाईओ इज द बेबी ऑफ द यूनिट, है ना। ये भाई क्या होता है, भाई यूनिट का बेबी होता है।
मतलब कि सारे काम इसको करने पड़ते हैं, सब काम इसको करने पड़ते हैं। आई रिमेम्बर अभी लास्ट टू लास्ट ईयर मैं अपने फ्रेंड के साथ में हम लोग बैठे हुए थे उसके रेसिडेंस पे इन द आर्मी कैंट ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर का जो मुरार कैंट है वहाँ पे। तो वी वर सिटिंग एंड हैविंग सम ड्रिंक्स एंड देन उसका क्या था कि उस दिन मैं भी 1 या 2 दिन के लिए ग्वालियर आया था, एंड वो भाइयों के पोस्ट के लिए अपना इंदौर इंदौर गया था, महू गया था और फिर लौट के आया। उसके बाद उनकी यूनिट का कोई फंक्शन वगैरह था, एंड देन उसने कहा भाई आज ही का टाइम है, मैं कहा चलो नंदनलेस वी विल मीट, और फिर हम लोग मिले, बैठ के चिल वगैरह कर रहे थे। तभी एकदम से सीईओ मैम जो है उनका फोन आ गया। उनके उन्होंने कोई मतलब कि सीडी वगैरह लाने के लिए बोला था। अब वो सीडी किस चीज के रिलेटेड थी, इट वाज समथिंग कॉन्फिडेंशियल या फिर जो भी था। और वो उसको लेके आनी थी, ये कर रहा था वो कर रहा था, 10 कॉल आ रहे थे भाई, अलग अलग कंपनी कमांडर्स के आ रहे थे, फलाने का आ रहा था, ठिकाने का आ रहा था, जेसीओस के आ रहे थे। तो बंदे को सब मैनेज करना था, क्योंकि वो जो भी इवेंट वगैरह हो रहा था, पार्टी वगैरह जो हो रहा था, बड़ा करना था शायद, वो बंदा अपना ऑर्गेनाइज करवा रहा था। ठीक है, तो सारा का सारा लोड उसके ऊपर था। तो भाई ये समय रहता है भाई, इसके पास ये सारे काम रहते हैं, यानी कि बेबी ऑफ द यूनिट बोला जाता है। प्यार भी सबसे ज्यादा किया जाता है और भगाया भी सबसे ज्यादा जाता है। मतलब घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, जैसे उसे सबसे ज्यादा काम कराए जाते हैं, वो काम भाइयों को करना होता है। भाइयों को जवानों के साथ में सारे के सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करना है, और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ उसको सबको सरपास भी करना है, उसको फर्स्ट भी आना है। अदरवाइज उसकी लीडरशिप पोजीशन जो है वो स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये इजी तब हो जाएगा जब आपने इन सबको स्कूल या फिर अपने कॉलेज में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो है ना। क्लास 8 9 ऑनवर्ड्स अगर स्टार्ट कर दे रहे हैं तो बहुत बेटर रहेगा। कॉलेज में स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो क्लास 8 9 मतलब जो टीनेज हमारे रहते हैं उसमें शेप ले रही होती है ना। तो जब वो शेप ले रही होती है तभी आप उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स अगर डालेंगे तो फिर वो कंक्रीट हो जाएगी, उसके अंदर आराम से आ जाएगी। तो चाहे स्कूल के फंक्शंस की बात है, चाहे कॉलेज की फेस्ट की बात करें, ये चीज आपके हमेशा काम आती है। ठीक है, स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया था, कॉलेज जब स्टार्ट हुआ तब भी हमने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। एज सच कॉलेज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, इस चीज का थोड़ा रिग्रेट रहता है कि भाई फेस्ट वगैरह हुए, फेस्ट वगैरह में बोला गया कि चलो भाई वॉलेंटियर बन जाओ, और हमने बोला कि भाई हम तो नहीं बनेंगे वॉलेंटियर, हमें तो डायरेक्ट पीओआर चाहिए, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। लेकिन बाद में रिग्रेट किया कि भाई वॉलेंटियर भी बनना चाहिए था, है ना। और उसके मतलब साथ साथ बहुत सारी चीजें की, कुछ हमने एनजीओ टाइप के जो थे उनमें वर्क किया, बस्तियों में जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो मंदिरों के बाहर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनके पेरेंट के साथ डील करना, छोटे छोटे स्कूल्स में जाना, ये सब किया। और भी मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज है जो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन हमने बहुत कुछ किया था स्कूल कॉलेज के टाइम पे भी। फेस्ट वगैरह में डिसिप्लिन वाली टीम में आ जाते थे, गुंडा एलिमेंट्स को जैसे देखिए डिसिप्लिन वाली टीम में रखा जाता था, तो अभी डिसिप्लिन में रखा जाता था कि भाई ये लोग अगर डिसिप्लिन इनके अंडर में डाल दोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद भी उदम नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे, तो वो काम हमें दे दिए जाते थे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम आईओ की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि भाई आपने कौन कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, या फिर आपको एक कंडीशन दे दी जाती है अगर अपनी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है कि भाई एक फुटबॉल का मैच कराना है, और ये फुटबॉल का जो मैच है ये इंटर हाउस कराना है, भाई बताइए आप स्क्रैच से क्या क्या करेंगे। तो आपको ये चीज भी दी जा सकती है, अगर आपने ऑर्गेनाइज कराया होगा तो आप अच्छे से बता दोगे कौन कौन से नेसेसरी एलिमेंट होते हैं, और अगर आपने नहीं कराया होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, तो वो वैसी बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्किल्स को जज किया जाता है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग जो एबिलिटी है वो आपने किस तरीके से डेवलप की है, यहाँ पर ये वाला फैक्टर आ जाएगा। पार्टिसिपेशन आपको एक अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू ला, एक अल्टरनेट पॉइंट बताता है, यानी कि आपका ये जो आपका कंफर्ट जोन है, इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालता है। और आप सबको पता है कि ग्रोथ जो भी होती है वो इस कंफर्ट जोन से बाहर ही होती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ की बात करें तो पर्सनैलिटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट आपके कंफर्ट जोन का बाहर ही होता है। कंफर्ट में रह के कभी किसी की ग्रोथ नहीं हो पाई, किसी की नहीं हो पाई। ठीक है, कंफर्ट में रह के भाई कुछ नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, अगर आपने चीजें की हैं तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज में सर्टेन जो आपके सामने प्रॉब्लम्स दी जाती हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं, आप प्रायोरिटीज को डिसाइड कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें आपने की हैं कि भाई बंदे यहाँ से वहां जा रहे हैं, बीच में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, आपने ऑलरेडी ये सब रियल लाइफ में कर रखा, तो फिर भाई आप जुगाड़ वाले बंदे हो। ठीक है, जुगाड़ वाले बंदे भाई सबसे ज्यादा चाहिए, तो आप ये चीज भी कर सकते हो।
आपको मिनट डिटेल्स के बारे में पता होता है, सारी मिनट डिटेल्स के बारे में पता होता है। और ये मिनट डिटेल्स आपको तभी पता चलेंगे जब आपने पार्टिसिपेट किया होगा, है ना। यानी कि करते क्या हो कि आप कंटिजेंसी प्लान बना लेते हैं। अब कंटिजेंसी प्लान का क्या फायदा होता है? उसका ये फायदा होता है कि आप प्लान ए को फॉलो करके चल रहे हैं कि भाई कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें हमारा प्लान ए चलेगा, ये हमारा चीफ गेस्ट आएगा, ये हमारे इवेंट्स आएंगे, ये बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ड्यू टू सम रीजन कुछ हो गया, फॉर एग्जाम्पल बारिश आ गई, बारिश आ गई तो आपको तुरंत वेन्यू को शिफ्ट करना पड़ गया, या फिर चीफ गेस्ट ने कैंसिल कर दिया तो आपने तुरंत दूसरा चीफ गेस्ट अरेंज किया, या फिर इवेंट में कुछ बदलाव आ गया है, लास्ट मिनट कुछ एडिशन आ गया है, रिमूवल आ गया तो वो आपने किया, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कुछ इशू आ गया तो वो आपने किया, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको कंटिजेंसी प्लान्स के लिए तैयार रखती है, जो कि फौज में बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब आपके तैयार जो है वो रहने चाहिए। किसी भी तरह के हर्डल के लिए आपने खुद को और अपनी टीम को तैयार रखना है। प्लस ये कमांड टास्क में भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कमांड टास्क में मेरे साथ क्या होता था जनरली कि भाई हमने कमांड टास्क स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में भाई हमारा एक ऐसा गोला दे दिया कि भाई इस रूट से आपको यहाँ जाना है, बॉम्ब को न्यूट्रलाइज करना है और वापस आना है। अब भाई हमने क्या किया, हम यहाँ तो पहुंच गए किसी भी तरीके से। यहाँ पे पिछले वाले जीटीओ जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसने क्या बोला कि मान लीजिए कि भाई ये वाला पार्ट आपका ब्लू हो गया, ये वाला रेड हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, इस रूट से आप वापस नहीं जा सकते। आप अल्टरनेट कोई हमारे पास 2 रूट हैं, इनमें से 3 रूट हैं, या फिर कोई भी रूट आप अपने हिसाब से बताइए, बनाइए, तो वो फिर हमें डेवलप करना है। तो यानी कि यहाँ पर हमने अपने कंटिजेंसी प्लान्स को बनाना तैयार कर दिया। ये सारा का सारा हमारा कमांड टास्क में आ जाता है ना। तो ये चीज आपकी बेसिकली पार्टिसिपेशन से आती है। पार्टिसिपेशन आपको इनेबल करता है, आपको इनकरेज करता है बहुत बहुत सारी चीजों के लिए। मैं मतलब और ज्यादा स्ट्रेस इस चीज में नहीं डाल पाऊंगा, और भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो शायद मैंने छोड़ दी हो, लेकिन आई होप कि आप लोग क्रक्स इन सब का समझ चुके हैं, है ना। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर सके। सबसे लास्ट में देखो भाई, CDS-1 2025 का बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। ये जो बैच है हमारा, ये स्टार्ट हो गया था October 2 से, गांधी जी के बर्थडे के दिन स्टार्ट हो गया था। ये दिसंबर तक चलेगा, और इसका जो नेक्स्ट बैच है वो जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है वो मिस हुई होंगी आपकी, लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लासेस के जरिए आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा बसंतर 1 बैच है। बसंतर 2 जनवरी में आपका स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, NDA-1 2025 का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बैच का नाम है अल्फा। GAT का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, और मैथ्स के लिए एक नए टीचर है वैभव वर्धना, ठीक है। वो आपके मैथ्स को पढ़ाएंगे। वैभव ने 4 बार NDA को क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन बंदा रिकमेंड आउट सॉरी कॉन्फ्रेंस आउट है, लेकिन मैथ्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं। उसका स्कोर कार्ड वगैरह भी मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वगैरह पे डाला हुआ है। तो ये जो बैच है, ये बैच हमारा स्टार्ट होगा 18 नवंबर से। रफली 1 महीना हमारे पास है, और ये बैच रहेगा टोटल पूरे 5 मंथ, ठीक है। इसकी फीस है 5000 रुपीज, कंबाइंड रहेगा, सेपरेट नहीं रखेंगे हम लोग इसको। और इसके साथ साथ इसमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी, यानी कि भाई इसमें GAT भी मिलेगा और पूरा मैथ्स भी रहेगा। यानी कि 4 महीने के लिए हमारा जो है वो सिलेबस चलेगा, और 1 महीना जो है वो हम इंटेंस रिवीजन पे रखेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप लोगों को 8839961158 पर मिल जाएंगी। आप एनरोल करने के लिए इस नंबर पे DM कीजिए, अपना नाम बताइए, अपनी सिटी का नाम बताइए, कौन सी क्लास वगैरह में वो बताइए, एंड देन वी विल शेयर द फर्दर लिंक्स विथ यू। तो दोनों में से किसी भी बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप NDA एस्पिरेंट है तो आप NDA वाला बैच ज्वाइन कीजिए, अगर आप CDS एस्पिरेंट है तो फिर आप CDS वाला बैच ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ CA PF AC वाले बंदों का जो बैच है 2025 के लिए, उसको भी हम लॉन्च करेंगे थोड़े टाइम बाद। ये तकरीबन हमारा रहेगा 7 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाँ, इसको हम जो है या तो दिसंबर या फिर जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर आप व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। एंड देन जब हमारा बैच लॉन्च होने वाला होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन ऑन होंगे, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी जाए। बस
इतना ही कहना था। बाकी आप लोगों को जो भी टॉपिक चाहिए हो आप उस टॉपिक के बारे में मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक के बारे में पक्का एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो कवर करूंगा। एनडीए की स्ट्रेटेजीज एंड बाकी चीजों को लेके वीडियो शॉर्टली आने वाला। बस ठीक है भाई, जय हिंद टू यू ऑल।